हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नरेश गढ़वाल वासुदेव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं, वायु दाब। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है वायु दाब। ये वायु दाब होता क्या है? वायु दाब किस प्रकार से धरातल पर जो है अपना दबाव बनाकर रखता है? इस वायु दाब से कौन कौन सी मौसमी घटनाएं घटित होती है? उन मौसमी घटनाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसी को लेकर यह नया टॉपिक प्रारंभ किया गया है, वायु दाब। हम अक्सर देखते हैं कि स्पोर्ट्स के अंतर्गत जब भी वॉलीबॉल या फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें हवा भरते हैं तो वो वॉलीबॉल या फुटबॉल जो है भारी हो जाती है। गाड़ी के जो टायर होते हैं, उन गाड़ी के टायरों को जब उनमें हवा कम होती है इजीली हम उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही हवा भर दी जाती है तो वो भारी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस वायु का अपना एक भार होता है और इस भार के कारण इस पृथ्वी पर अनेक मौसमी घटनाएं घटित होती है, जिनका हमारे जीवन के लिए या जैविक संसाधन के लिए विशेष महत्व होता है। तो बात करते हैं वायु दाब की। सबसे पहले बात करें वायु की, तो वायु जो है ये होता है विभिन्न गैसों का मिश्रण। विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण। हमारे इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें पिछले वीडियो की वायुमंडल का संगठन और संरचना, तो उसमें आपने देखा होगा कि वायुमंडल का निर्माण किन किन गैसों से मिलकर हुआ है। इसमें सर्वाधिक योगदान वाली गैस कौन सी है, न्यूनतम योगदान वाली गैसें कौन सी है, कितनी ऊंचाई तक इन गैसों का विस्तार पाया जाता है, संपूर्ण वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये जो गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, इन गैसों के यांत्रिक मिश्रण को नाम दिया जाता है वायु। इसी को नाम दिया जाता है वायु। अब ये जो वायु हमारी इस पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, इस वायु का हमारी इस पृथ्वी पर दबाव रहता है। इस वायु का हमारी पृथ्वी के ऊपर भार रहता है, वजन रहता है, और उसी पृथ्वी वजन को हम नाम दे देते हैं वायु दाब। तो सामान्य अगर इस वायु दाब का अर्थ लगाया जाए तो वायु दाब का सामान्य अर्थ होता है समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के लंबवत भार को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब कहा जाता है। अरे इस पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल फैला हुआ है, उस वायुमंडल की सभी परतों का ऊपर से नीचे की ओर समुद्र तल के ऊपर जो दबाव होता है, जो भार होता है, उसी भार को नाम दिया जाता है वायु दाब या एयर प्रेशर। ये जो वायु दाब है, इस वायु दाब का मापन जो है, वायु दाब को मापने की इकाइयां या इसका मापन जो है वो किया जाता है मिलीबार में, सेंटीमीटर में और इंच में। मिलीबार, सेंटीमीटर, इंच, ये ऐसी इकाइयां हैं जिसके माध्यम से इस वायुदाब को मापा जाता है। ये जो वायुदाब है, इसी वायुदाब के कारण और साथ में अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों को हटा दिया जाए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति कर रही है। इस घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है अपकेंद्रीय बल, और दूसरा एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कोई भी ठोस पिंड है वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचकर आकर्षित करके रखता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को समाप्त कर दिया जाए, ऊपर से वायुदाब को भी हटा दिया जाए,
तो सोचिए क्या हम इस पृथ्वी पर टिके रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि अपकेंद्रीय बल अगर एक्टिव रहता है, अपकेंद्रीय बल लागू रहता है, तो हम इस पृथ्वी से बाहर की ओर धकेल दिए जाएंगे। इस वायुमंडल के अंदर हम स्वतंत्र रूप से घूमते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। तो वायु दाब जो है ये इस पृथ्वी तल पर दबाव बनाकर रखता है। ये दबाव इस पृथ्वी तल के साथ साथ मानव और सभी जो भौतिक या जैविक वस्तुएं हैं उनके ऊपर बना रहता है। इस वायु दाब को मापने की जो इकाइयां हैं मिलीबार, सेंटीमीटर या इंच होती है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए, औसत रूप से अगर देखा जाए, तो समुद्र तल पर प्रति वर्ग इंच में औसत वायु भार 14.7 पौंड होता है। 14.7 पौंड अगर प्रति वर्ग इंच की बात करें तो इसी प्रति वर्ग इंच के स्थान पर काम में ले प्रति वर्ग सेंटीमीटर में तो जो वायु भार है वो होता है 1034 ग्राम। 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जो कि एक बहुत ही छोटी इकाई होती है। इस छोटी सी इकाई के ऊपर औसत रूप से 1 किलोग्राम से अधिक वजन रहता है, 1 किलोग्राम से अधिक भार रहता है। तो सोचिए हमारे ऊपर कितना भार होगा। हम खड़े हुए हैं, लंबवत अवस्था में है, तो उस समय हमारे ऊपर कितना भार है, या अगर हम क्षैतिज अवस्था में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो उस समय हमारे ऊपर कितना भार होता है। लेकिन ये भार अपने को महसूस भी नहीं होता। अच्छी बात ये है, महसूस क्यों नहीं होता? इसके पीछे का कारण ये होता है कि जो वायु भार हमारे ऊपर से लग रहा है वो ही चारों तरफ से भी लगता है, साइडों से भी लगता है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सभी तरफ से इतना ही वायु भार अपने ऊपर लगा हुआ है और इस कारण से ये हमें महसूस नहीं होता है। इस वायु दाब की और अगर बात करें तो वायु दाब, जो पृथ्वी पर औसत वायु दाब होता है वो कितना है, अगर इसको मिलीबार, सेंटीमीटर या इंच में नापे तो इसके लिए माना गया है कि पृथ्वी पर जो तापमान और वायु दाब है इनमें विपरीत संबंध होता है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है और तापमान घटता है तो वायुदाब बढ़ता है। यानी बैरोमीटर और थर्मामीटर एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। बैरोमीटर का मान बढ़ेगा, थर्मामीटर का घटेगा, थर्मामीटर का बढ़ेगा तो बैरोमीटर का घटेगा। तो ऐसे में संपूर्ण पृथ्वी पर अगर औसत वायुदाब की बात की जाए तो 45 डिग्री अक्षांश पर, 45 डिग्री अक्षांश, और ये 45 डिग्री अक्षांश ध्यान रहे दोनों गोलार्धों के हैं, तो गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी पर जो 45 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस हो तो ऐसी स्थिति में समुद्र तल पर औसत वायु दाब 1013.25 मिलीबार या फिर 76 सेंटीमीटर या फिर 29.92 इंच होता है। समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांशों की बात करें, तापमान हो 15.2 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे ही स्थिति में जो औसत वायु दाब होता है वो होता है 1013.25 मिलीबार।
76 सेंटीमीटर और 29.92 इंच। और ये तीनों वो पॉइंट्स है जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि पृथ्वी तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। तो पृथ्वी तल पर औसत वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार। अगर सेंटीमीटर में इसको अगर मापते हैं तो 76 सेंटीमीटर, और अगर इसको अपन इंच में मापते हैं तो 29.92 इंच। लेकिन ये कहाँ का है? 45 डिग्री अक्षांशों का है। दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। और वो भी कब है? जब उस क्षेत्र में तापमान कितना है? 15.2 डिग्री सेल्सियस। 15.2 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, तो तापमान अगर घट जाएगा तो वायुदाब बढ़ जाएगा, और अगर तापमान बढ़ जाता है तो वायुदाब घट जाता है। तो ऐसे में 15.2 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान पर समुद्र तल पर यह वायुदाब है रहता है। दूसरी बात कि ये जो वायुदाब है ये समुद्र तल पर ही अधिकतम होता है। इस समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाता है तो ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वायुदाब घटेगा। जैसे ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, जिसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऊंचाई के साथ ये वायुदाब भी घटता है। इसके घटने की दर अगर बात करें वायुदाब के ऊंचाई के साथ घटने की दर क्या है? तो इस दर की अगर बात करें तो 600 फीट या फिर ये कहूं 180 मीटर की ऊंचाई पर, 600 फीट या 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार वायुदाब घट जाता है। 3.4 मिलीबार वायुदाब घट जाता है। 3.4। इस दर से ये ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है, और इस दर से जब ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है तो कन्फर्म है कि हमारे इस पृथ्वी पर 50% वायुदाब 540 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 540 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही 50% वायुदाब पाया जाता है। उससे अधिक ऊंचाई वाला जो वायुमंडल है वहां पर वायुदाब इतना अधिक नहीं होता। और नहीं होने के पीछे सीधा कारण है कि जितनी भी भारी गैसें हैं, जितने भी भारी जलवाष्प और धूलकण है, वो वायुमंडल के निचले भाग में ही पाए जाते हैं। ऊपर तो सिर्फ हल्की गैसें हैं, और उन हल्की गैसों का दबाव इतना कम हो जाता है कि वहां जाने के बाद इसका शेष वायुमंडल में मात्र 50% भाग बचता है। अब इस वायुमंडल के अंदर जो ये वायुदाब पाया जाता है, इस वायुदाब को मौसम मानचित्र में दर्शाने के लिए समदाब रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समदाब रेखाएं क्या होती है उनकी अगर बात करें तो समुद्र तल पर एक समान वायुदाब वाले स्थानों को, समुद्र तल पर एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समदाब रेखाएं या आइसोबार कहा जाता है। और इन्हीं आइसोबार या समदाब रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को अनेक वायुदाब पेटियों में विभाजित किया गया है, प्रेशर बेल्ट्स में विभाजित किया गया है। अब ये प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी है? इन प्रेशर बेल्ट्स का प्रभाव क्या होता है? हमारी इस पृथ्वी तल पर वायु क्यों चलती है, पवनें क्यों चलती है, उन सब की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो ऐसे में अगर
आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले वीडियो की जानकारी लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद।